हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एमके जैन क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें बेटा आज हमारा है लास्ट लेक्चर किसके बारे में, दैट इज इनफर्टिलिटी। यही हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने के लिए रहता है, दैट इज इनफर्टिलिटी। क्योंकि हमने एसटीआई की बात कर ली पिछले लेक्चर में, उससे पहले भी जितना कुछ इस चैप्टर में हमें पढ़ना था वो हम कर चुके हैं। तो अगर इनफर्टिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हमें इनफर्टिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। लेमन लैंग्वेज में आपको इनफर्टिलिटी का मीनिंग पता है, जिसको शायद हम हिंदी में बोलते हैं बांझपन। और ये बांझपन के नाम से आपकी दिमाग के एंटीना सिर्फ फीमेल की तरफ घूमते हैं, है ना, क्योंकि सोशल एनिग्मा भी है ये फीमेल्स के लिए। अगर कोई कपल बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा तो ओनली एंड ओनली फीमेल को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि उसमें कुछ कमी है और वो इनफर्टाइल है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे, फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन बेटा इनफर्टिलिटी मेल की भी हो सकती है और फीमेल की भी। और अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूँ ना, मोस्ट ऑफनली मेल्स आर इन मैक्सिमम केसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनफर्टिलिटी होता क्या है, इसकी एक बड़ी ऐसी सुंदर सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इनफर्टिलिटी क्या है बेटा? इनफर्टिलिटी इज द फिनोमिनन या इट इज द कंडीशन, फिनोमिनन लिख लीजिए, या इट इज द कंडीशन when the couple, the married couple is unable to produce children, unable to produce children in spite of unprotected sexual intercourse or sexual cohabitation। इसका मतलब समझ रहे हो ना? क्या कंडीशन है जब कपल अनेबल है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इसके कि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन कर रही है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बहुत सारी देर से, बहुत सारे 1-2 साल हो गए उन लोगों को अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स चल रहा है, पर उसके बावजूद भी फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है। फीमेल ने नहीं कर पा रही है, लेकिन उसमें ये, इसका कहने का मतलब मेरा ये नहीं है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट ओनली फीमेल। वो प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है, वो फीमेल में भी हो सकती है। तो इस कंडीशन को, दिस कंडीशन इज नोन एज इनफर्टिलिटी। और ये इनफर्टिलिटी क्या है आजकल के सिनेरियो में बेटा, आजकल के इन्वायरमेंट में तो जो अभी कंडीशंस चल रही हैं उनमें तो ये बहुत कॉमन डिजीज़ होने वाली है। इसको डिजीज़ भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन बहुत कॉमन होने वाली है। एक तो हम लोग का इतना सारा जंक, जिसकी वजह से हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स, हमारा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, हमारे लाइफस्टाइल, और इतने केमिकल्स जो हम दुनिया में यूज़ कर रहे हैं, कहीं डीओज लगा लिए, कहीं पे हेयर कलर लगा लिए, हाइलाइटिंग करवा ली, खाने में केमिकल, सूंघने में केमिकल, यूज़ करने में केमिकल, आपके शैम्पू से, टॉयलेटरीज से लेके जिस मर्जी चीज़ में आप देख लीजिए, वी आर यूजिंग लॉट ऑफ केमिकल्स। क्यों? लाइफस्टाइल है। हम लोग भी क्या होते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपर दिखा, कोई नई चीज़ पता चली, तो हम लोग भी तो अट्रैक्ट होते हैं ना। तो अल्टीमेटली बेटा ये सभी की सभी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस सिचुएशन में हमें लाके खड़ा करने वाली हैं, उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है। ये भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी उसका रिजल्ट हो सकता है। तो अपना लाइफस्टाइल साधारण रखिए, थिंकिंग को हमें अपर रखना है ना, कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। तो लिविंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। और आपका तो जो एक लेवल है ना, आपके लेवल के बच्चे तो क्या प्रॉब्लम हो रखी है, दे आर वेरी मच यू कैन से क्लास कॉन्शियस और रेपुटेशन कॉन्शियस। भैया अभी कहाँ से आपकी क्लास और रेपुटेशन आ गई? इफ़ आई टॉक अबाउट दैट, कहाँ से? अपने पैसे कमाओ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, कुछ लर्न करो, कुछ अर्न करो, उसके बाद बोलना मेरी ये रेपुटेशन है और मेरी ये हैसियत है या मेरी ये औकात है ना बेटा। पेरेंट्स, पेरेंट्स तो बेटा जो हमें दे रहे हैं ना, हर एक के पेरेंट्स, चाहे वो मीडियोकर है, चाहे वो बिलो मीडियोकर है, चाहे वो एक्सट्रीमली रिच है, हर पेरेंट्स की कोशिश क्या होती है, हर एक बच्चे के पेरेंट्स क्या हैं, मैं कहूँगी जेम हैं। वो सभी के सभी जो हैं बहुत ज़्यादा रिच हैं मेरी नज़रों में, क्योंकि वो सब कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं, जितने रिसोर्सेज उनके पास है उनको मैक्सिमम स्ट्रेच करके हम लोग को हमेशा फीड करने की, हम लोग को हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश में रहते हैं। तो पेरेंट्स कभी लक पुलिंग नहीं करते। तो अब लाइफस्टाइल है ना,
क्योंकि इनफर्टिलिटी लाइफस्टाइल से भी आ सकती है। और आज के टाइम में देखो कुछ चीज़ें तो मैं लिख देती हूँ, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या है। देखो बेटा, एक तो हो सकता है फिजिकल रीजन, है ना, फिजिकल कंडीशंस। अब फिजिकल कंडीशन लिखूंगी तो आपका दिमाग प्रेशर, टेम्परेचर, रेनफॉल ये वाली तरफ पहुंचे, नहीं, फिजिकल रीजन हो। फिजिकल कैसे, क्या पता किसी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब डिजाइन हो रहा था वो मदर के वूम में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है ना, पेनिस ही नहीं ठीक बनी, अंदर की कोई डक्ट ठीक नहीं बनी, या और कोई प्रॉब्लम, फिजिकल समझ गए ना, रिलेटेड टू दी इंटर मतलब मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। और दूसरा हो सकता है बेटा किसी भी तरह की, अगर हम ड्रग्स इस्तेमाल करें, ड्रग्स में ज़रूरी नहीं है कि ड्रग्स वो वाली ड्रग्स आप जैसे समझ रहे हो ना, LSD की बात या ये पॉपी वोपी, इनकी बात नहीं चल रही, वो तो है ही, वो तो है ही, मतलब नशे की चीज़ें, वो तो उनको तो एक साइड कर दो, मैं उनके बारे में बात ही नहीं कभी करती। लेकिन ड्रग्स के में मैं उन चीज़ों की भी बात करूँ जो मेडिसिन हम डेली लाइफ में ले रहे हैं। कुछ मेडिसिन होती है ना, हम लोग को आदत पड़ गई है मेडिसिन के बिना हम चल ही नहीं रहे हैं, एसिडिटी हो गई, लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे, फूड हैबिट्स नहीं सुधारेंगे, कीप ऑन टेकिंग दी ये एंटासिड्स और सब कुछ, पेंटाप्रोजोल और ये सब हमारे घर के अंदर पड़ी होती हैं। तो वो चीज़ें भी कुछ चीज़ों के लिए ना हम बहुत हैबिचुअल हो जाती हैं, और वो ड्रग्स भी अल्टीमेटली हर चीज़ का साइड इफेक्ट तो होता ही है। दिस कैन ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी। वो ड्रग्स जो आप सोच रहे थे वो ड्रग्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकती हैं। कॉन्जेनाइटल का मतलब समझ रहे हो, राइट फ्रॉम दी बर्थ, कि पैदा होते ही कुछ ना कुछ कमी बॉडी के अंदर थी जिसकी, उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कॉन्जेनाइटल भी हो सकती हैं, ड्रग्स की वजह से हो सकती हैं, फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या डिजीज़ की वजह से आप किसी लंबी बीमारी से बहुत टाइम से ग्रसित हैं, सफरिंग है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, कोई भी डिजीज़ है, वो डिजीज़ जो अल्टीमेटली उसका ट्रीटमेंट या वो डिजीज़ ही किसी ना किसी तरीके से इनफर्टिलिटी हमारे अंदर ला सकती है। तो और भी बहुत सारे रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो हमने जनरल साइक लिखने की कोशिश की है कि फिजिकल भी हो सकते हैं, ड्रग्स भी हो सकती हैं, कॉन्जेनाइटल भी हो सकती हैं, डिजीजेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा देर आर लोट रीजंस, तो आप उनको ऐड करते चलो, स्पून फीडिंग पे डिपेंड मत रहो, कुछ चीज़ें क्रिएटिवली अपने दिमाग से भी लिखा करो। तो इनफर्टिलिटी का तो मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब लेकिन इनफर्टिलिटी को बेटा कोशिश की जा रही है आज के टाइम में जो है ना, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, इनकी भी मुझे यहाँ पे बात करनी चाहिए। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, या यू कैन से हेल्थ केयर सेंटर्स, ये डेवलप किए जा चुके हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना बेटा, आप इंडिया की मत समझना, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत सारे कपल्स हैं जो इनफर्टाइल हैं, इंडिया में तो है ही हैं, और भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम बात करें तो ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक, हेल्थ केयर सेंटर्स डेवलप किए जा चुके हैं, जहाँ पे कुछ हद तक उस प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, इनफर्टिलिटी किसकी वजह से है, वो एक्चुअल और करेक्ट डायग्नोसिस वहाँ पे किया जा सकता है, उसका एक अच्छा रिलेटेड उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो उसके लिए ये सेटअप किए गए हैं, सो दैट इनफर्टिलिटी कैन बी रिवर्स्ड इफ दे कैन सो, अगर हो सकती है तो, है ना। कुछ केसेस में तो क्या होते हैं, परमानेंट, वो परमानेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्टेरिलिटी। तब हम इनफर्टिलिटी नहीं कहेंगे, तब हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज दी स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी का मीनिंग समझते हो। स्टेरिलिटी में क्या है, स्टेराइल ही है मेल, स्टेराइल का मतलब समझ रहे हो, या तो उसके अंदर स्पर्म्स ही नहीं बन रहे, या और कोई प्रॉब्लम है बॉडी से रिलेटेड, या जो पेनिस है, जैसे इंपॉर्टेंट मेल्स भी बोल देते हैं ना, कईयों के पेनिस है लेकिन वो पेनिस में इरेक्शन ही नहीं होती, तो भाई कैसे वो इंसेमिनेट करेगा, कैसे इजैक्यूलेट करेगा इनसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो वो इंपॉर्टेंस भी तो एक तरह का क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ स्टेरिलिटी। या सब कुछ ठीक है, स्पर्म्स ही नहीं बन रहे, वो भी स्टेरिलिटी है। स्पर्म्स बन रहे हैं लेकिन किसी काम के नहीं बन रहे, बिल्कुल बेकार हैं, वो भी क्या है, कंडीशन स्टेराइल है, कि मेल जो है प्रॉपरली एक मेल गैमीट बना नहीं पा रहा है, या उस गैमीट को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, तो स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी के पीछे कुछ और रीजंस हैं, वो रीजंस हम लोग लिख लेते हैं, और वो क्या है हमारे पास, इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं हम उनको, मेल में और फीमेल में। लाइक फीमेल में क्या क्या इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इन फीमेल्स, इनफर्टिलिटी किस किस वजह से हो सकती है। सबसे पहला जो रीजन है दैट इज एब्सेंस ऑफ ovulation, or you can say absence of menstruation।
जब किसी में मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रही है, मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ओव्यूलेशन नहीं हो रही, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज बेटा एन ओव्यूलेशन, एब्सेंस ऑफ द ओव्यूलेशन, एग ही नहीं बन रहा, तो कहाँ से उसमें फर्टिलिटी आएगी? दूसरा रीजन है पीसीओडी। क्या होता है पीसीओडी? इट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। लेटर ऑन ये सिंड्रोम भी बन जाता है। ओवरी के अंदर क्या हो जाते हैं? पॉलीसिस्टिक। समझ रहे हो ना? अब इतनी टर्म्स आपको समझ आनी चाहिए। 12th में हो गए हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, कितना टाइम हो गया? पॉली मैनी, सिस्टिक मीन्स सिस्ट लाइक अपीयरेंस, किसकी? ओवरी की। तो ओवरी के अंदर बहुत सारी सिस्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पीसीओडी। इस कंडीशन में भी क्या हो जाता है? इनफर्टिलिटी रहती है, तो एग्स नहीं प्रॉपरली बनते। उसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है? दैट इज ओलिगो, या ओलिगो मत लिखो आप, इसको क्या लिखेंगे? लेस एग्स आर प्रोड्यूस, या इसको ऐसे अच्छी लैंग्वेज में लिख लो, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूअर एग्स। उस कंडीशन को बेटा हम बोलते हैं दैट इज नोन एज ओलिगो ओव्यूलेशन। ओलिगो का मीनिंग क्या होता है? फ्यू, बहुत थोड़े से ही एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर एग्स जो हैं बहुत देर के बाद, काफ़ी टाइम के बाद, जैसे हर मंथ में मैंने कहा ना 28 to 29 डेज में एक सेकेंडरी वो साइट मैच्योर होकर ग्रेफिन फॉलिकल से बाहर आ जाता है। एवरी मंथ 1 एग जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पे सपोज 1 साल के अंदर 3 ही एग मैच्योर हुए या 6 ही एग मैच्योर हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को भी हम क्या बोलते हैं? ओलिगो ओव्यूलेशन। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किसकी हैं? फीमेल्स की प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा मेल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? और इसका एक और रीजन हो सकता है फीमेल की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्या? सपोज मैल प्रोडक्शन, या मैल प्रोडक्शन नहीं आप कह सकते, फॉल्टी फैलोपियन ट्यूब्स। अगर फैलोपियन ट्यूब, कई बार क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में ल्यूमन ही नहीं है, ट्यूब में खाली जगह ही नहीं है, खाली जगह ही नहीं है, ल्यूमन ही नहीं है, या ल्यूमन है तो क्या है? इनएप्रोप्रिएट है, कहीं से फैलोपियन ट्यूब खुली है, कहीं से ब्लॉक्ड है, कहीं से खुली है, कहीं से ब्लॉक्ड है। उस केस में क्या होगा? सेकेंडरी वो साइड कहाँ जाके बैठेगा? उसके पास जगह नहीं है। सपोज बैठने के लिए मिल गई, थोड़ा ल्यूमन खुला हुआ, वो आगे ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? स्पर्म उस तक कैसे आएगा? तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है? या तो क्या हो सकता है? ब्लॉक्ड हो सकती हैं फैलोपियन ट्यूब, या क्या हो सकती हैं? विदाउट सीलिया हो सकती हैं, विदाउट सीलिया। अब फैलोपियन ट्यूब ओके है, लेकिन उसके एपिथेलियम में सीलिया ही प्रेजेंट नहीं है। एग आके बैठ गया, बैठा हुआ है, स्पर्म वहां तक पहुंच गया, लेकिन वहां पे जाइगोट बन गया, सब कुछ हो गया, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया, पर उसको धक्का देने के लिए आगे सीलिया ही नहीं है। कैसे वो आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा? तो एब्सेंस ऑफ सीलिया, ये भी किसी में किस में आ जाएगा? फॉल्टी फैलोपियन ट्यूब में। तो इस तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं फीमेल में, जो किसको लीड करते हैं? टू दी इनफर्टिलिटी। अब मेल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? मेल्स के अंदर हो सकता है बेटा, एक होता है कंडीशन ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? वेरी फ्यू स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड, मतलब प्रोडक्शन ऑफ वेरी फ्यू स्पर्म्स। कितने आते हैं एक इजैक्यूलेशन में बेटा? स्पर्म 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इन सिंगल इजैक्यूलेशन। और यहाँ पे क्या है? कुछ थाउजेंड्स ही हैं। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं एजूस्पर्मिया। पहले पता क्या करते थे? जब हम मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते थे ना, वहीं पे उनके डिसऑर्डर पढ़ा देते थे। तो अब हमारे पास एक पूरा चैप्टर है जहाँ इनफर्टिलिटी की बात करनी है, तो इन कंडीशंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब ए मीन्स विदाउट, जूस्पर्मिया का मतलब स्पर्म्स, तो ये क्या है? एब्सेंस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, एब्सेंस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म बन ही नहीं रहे बॉडी में,
इस कंडीशन को हम बोलते हैं एज़ोस्पर्मिया। तो भाई इनफर्टाइल ही हुआ ना, मेल क्या, वो तो स्टेराइल ही हो गया एक तरह से। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है मेल्स के अंदर, सोच सकते हो, या तो स्पर्म बन ही नहीं रहे, या बहुत कम बन रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है, या फिर क्या हो सकता है मैल फॉर्म्ड स्पर्म्स, कि प्रॉपर बने ही नहीं। जैसे मैंने क्या कहा था, एनसीईआरटी क्या लिखती है, 60% स्पर्म्स की शक्लो सूरत, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी ओके होनी चाहिए, उन 60 में से 40 के पास प्रॉपर मोटिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब 100 में से 60, 100% स्पर्म में से 60% शुड बी ओके इन दी मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और उन 60 में से 40 के पास प्रॉपर मोटिलिटी भी होनी चाहिए। कम से कम 40% तो देखने में भी सुंदर हो, हट्टे कट्टे हो, मॉर्फोलॉजी ओके हो, एक्रोसोम ठीक हो, टेल ठीक हो, मोटिलिटी ठीक हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, सब कुछ हो ओके। तो कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम स्पर्म ये कंडीशन फुलफिल कर ही नहीं रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेटो ज़ूस्पर्मिया, फॉल्टी स्पर्म्स। क्या बोलेंगे उनको, हम बोलेंगे फॉल्टी स्पर्म्स। फॉल्टी स्पर्म्स का मतलब कि भैया बॉडी में कोई ना कोई कमी है, तो टेल ही नहीं है, या एक्रोजोम ही नहीं है। जब एक्रोजोम नहीं है, उसी के पास एंजाइम है, अब उसके पास टेल है, भाग भाग के पहुंच तो गया एग तक, अब क्या करूं, यहाँ आके बैठ गया, मुझे तो एग के अंदर जाना, उसकी मेम्ब्रेन तोड़नी है, मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए मेरा एक्रोजोम तो घर पे ही भूल आया, मेरे पास है ही नहीं, वो बना ही नहीं सपोज करो, या मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट नहीं है, कहाँ से एनर्जी मिलेगी, सिर भी है, टेल भी है, सब कुछ है, एनर्जी नहीं है भाग के जाने के लिए। तो इस तरह के फॉल्टी स्पर्म प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, टेरेटोजूओस्पर्मिया। और एक होता है बेटा एस्थेनोजूस्पर्मिया। ये क्या होता है, लैक ऑफ मोटिलिटी इन द स्पर्म, लैक ऑफ मोटिलिटी इन स्पर्म। स्पर्म है, सब कुछ ठीक है, पूंछ वूछ सब है उसके पास, लेकिन मोटिलिटी ही नहीं है। क्या करें उस टेल का, क्या करें उस सर का स्पर्म के, तो उस स्पर्म का कुछ भी नहीं अगर वो इमोटाइल है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्थेनोजूस्पर्मिया। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं विच लीड्स टू दी स्टेरिलिटी इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स। तो क्या मैम कोई करेक्शन का तरीका है, या किसी तरह से इनफर्टिलिटी को रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टेरिलिटी नहीं है। स्टीराइल कंडीशन कुछ और होती है कि भैया है ही नहीं, कुछ बन ही नहीं रहा, मेल फीमेल गैमीट है ही नहीं, या स्टेरिलिटी, अब आप समझ रहे हो। तो इनफर्टिलिटी कैन बी रिवर्स्ड, और इनफर्टिलिटी को रिवर्स किस लिए किया जा रहा है, ताकि कपल किसी तरह से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर पाए। और आज के टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, जिन टेक्नोलॉजीज को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्स। आर्ट्स का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या टेक्निक्स, कुछ भी लिख लीजिए आप। तो इसको हम बोलते हैं ART, आर्ट्स, है ना। आर्ट्स मीन्स कला, ये भी एक कला ही है जो खोज ली है हमने, कैसे साइंटिफिकली हमने कुछ मेथड्स कर लिए हैं हम लोगों ने एक तरह से डिस्कवर। जैसे उसमें से एक के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ, बड़ा हॉट है, IVF, दैट इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो सबसे पहली बात, ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं। IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी एक ही बात है। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टेक्निक्स लिख लीजिए या टेक्नोलॉजी। और ये टेक्निक्स कौन सी हैं, सबसे पहली जो टेक्निक बेटा हमारे पास आती है दैट इज IVF। IVF क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, वैसे तो आप लोग 12th क्लास में हो, इन विट्रो, इन वीवो, इन सीटू, एक्स सीटू, ये सब चीज़ें आप लोगों के, आप इनको एनकाउंटर कर चुके हो इतनी बायोलॉजी के अंदर। इन विट्रो का मतलब होता है बेटा अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस या अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, कि नॉर्मल एक्चुअल नेचुरल कंडीशंस के अंदर वो काम नहीं हो रहा। उस काम को हम क्या काम नहीं हो रहा, फर्टिलिटी करवानी है। फर्टिलिटी का मतलब क्या है, मेल और फीमेल का जो गैमीट है वो दोनों फ्यूज हो, फर्टिलाइज हो, जाइगोट बने, एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो, प्रेगनेंसी हो जाए, ये हमें चाहिए। तो किसी भी रीज़न की वजह से सपोज उनमें फर्टिलिटी नहीं है, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए एक टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करेंगे, मदर का एग ले लेंगे,
इधर से फादर का स्पर्म ले लेंगे और लेबोरेटरी कंडीशन में उन दोनों को आपस में फ्यूज करवाएंगे। क्यों मैम, क्यों करवा रहे हैं बेटा? कोई रीज़न ऐसा हो सकता है, या तो मेल की पेनिस सपोज करो, है ना, वो इरेक्ट ही नहीं हो रही, इम्पोर्टेंस है उसमें, लैक ऑफ इरेक्शन है, तो जब इरेक्शन नहीं होगी वो बेचारा इजैक्यूलेशन कैसे करेगा, है ना। पर उसके लिए एक और मेथड है, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उससे भी हो सकता है। तो आईवीएफ में बेसिकली क्या है, अभी भी जैसे अभी अभी हॉट केस है ना, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए लाइव में कि नहीं, अभी सिद्धू मूसेवाला की जो मदर है ना, उनका भी आईवीएफ से ही बेबी जो है डेवलप किया गया। उनमें और भी बहुत लंबा प्रोसेस था, खैर उनका तो मतलब एक रिप्रोडक्टिव एज ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो भी एक तरह का यही पैरेलल ही एक टेक्निक उन्होंने यूज़ की है। तो आईवीएफ में क्या है बेटा, हम क्या लेते हैं, आईवीएफ मीन्स आउटसाइड द बॉडी। यूजुअली मेल और फीमेल गैमीट कहाँ पे जाके फ्यूज करते हैं, इन दी फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल। हमने क्या किया, फीमेल और मेल, सबसे पहले तो क्या किया, अगर वो एक किसी आईवीएफ सेंटर में जा रहे हैं, किसी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जा रहे हैं, उन लोगों के टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट से पता चलता है कि रीज़न क्या है, फीमेल में कोई प्रॉब्लम है या मेल में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम हमने डायग्नोज कर ली, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि हाँ, इसको इस टेक्निक से ये लोग जो है फर्टाइल हो सकते हैं, तो वो टेक्निक सिलेक्ट हो गई। वो टेक्निक सिलेक्ट होने के बाद फिर क्या किया जाता है, फिर फीमेल की बॉडी से निकाला जाता है एग। अब मैम ऐसे कैसे निकाल लेते, एक ही एग है, मिस मार गया तो, हाँ, तो इसलिए उसको फीमेल को क्या करना पड़ता है, पहले हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रखा जाता है ताकि फटाफट और ज़्यादा एग्स वो प्रोड्यूस कर पाए। तो फीमेल की बॉडी से यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो फीमेल है उसकी बॉडी से क्या निकाल लिया, एग, है ना। कितनी इजी लग रही है टेक्निक, बस सुन लो, आपको इतना ही करना है, अभी इन टेक्निक्स को करना नहीं है, उसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी है। और इधर जो मेल है, मेल की बॉडी से ले लिया स्पर्म, और इन स्पर्म को और एग को क्या करवा दी, इनकी फ्यूजन, कहाँ पे, अंडर सिमुलेशन या सिमुलेटेड कंडीशंस। यही लिखा हुआ आपकी एनसीईआरटी में। सिमुलेटेड कंडीशन समझते हो, सिमुलेटेड कंडीशन को ब्रैकेट्स में लिख लेना, आर्टिफिशियल कंडीशन या लेबोरेटरी कंडीशंस, लेबोरेटरी कंडीशंस, बट सिमिलर टू, किसके सिमिलर, सिमिलर टू दी नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसा फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है एग और स्पर्म की मीटिंग के टाइम पे, वही सारी चीज़ें लेबोरेटरी कंडीशन में उनको सिमुलेशन का मतलब समझते हो ना, किसी भी चीज़ का मतलब एक तरह से सिमुलेशन करके उन चीज़ों को पेश कर दिया गया, आर्टिफिशियली वो सभी चीज़ें वहाँ पे हाजिर हैं। तो उन कंडीशन में एग और स्पर्म का क्या करवाया जाता है, फ्यूजन, और फ्यूजन से क्या बनेगा हमारे पास, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनने वाला है बेटा, इससे बनेगा एम्ब्रियो। और जाइगोट से पहले क्या होता है जब क्लीवेज होती है, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड एंड 8 सेल्ड। सपोज करो ये एम्ब्रियो है अभी 8 सेल्ड, इसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, मोरूला। तो इतना एम्ब्रियो बन गया, अब इस एम्ब्रियो को उठाया और इस एम्ब्रियो का क्या कर दिया गया, 8 सेल्ड स्टेज पे इसका हम कर देते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब इस एम्ब्रियो ट्रांसफर को हम लिखते हैं ईटी से, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर हो सकता है 2 तरीके से। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है बेटा, एक तो हो सकता है अगर एम्ब्रियो है 8 सेल्ड स्टेज पे, अगर तो एम्ब्रियो 8 सेल्ड स्टेज पे है तो डायरेक्टली इस एम्ब्रियो को कहाँ डालेंगे, 8 सेल्ड स्टेज का एम्ब्रियो आपके हिसाब से कहाँ होना चाहिए, बताओ। मोरूला 4th डे पे जब वो ब्लास्टुला में चेंज होने लग जाता है तब वो आके गिरता है यूटेरस में। अभी तो उसको 8 से 16 सेल्ड स्टेज भी होना है। तो जब वो अप टू, इसको आप और करेक्ट कर लीजिए, अगर अप टू 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो है तो उसको कहाँ इम्प्लांट किया जाना चाहिए, उसकी एक्चुअल जगह कहाँ है। आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ के आए और वहाँ पे हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट की है, तो उसमें हमें पता है कि अप टू 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होता है, अप टू 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में ही बन जाता है। मैंने कहा था ना, उसका साइज नहीं बढ़ता, जाइगोट के जितना ही रहता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का ल्यूमन उसके अंदर एक हमारे पास स्पेसिफिक स्पेस ही है, उसको बढ़ा नहीं सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, अप टू 8 सेल्ड स्टेज का जो एम्ब्रियो है, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, इसको हम करेंगे, इस टेक्निक को हम बोलते हैं जिफ्ट। क्या बोलते हैं, जिफ्ट। और जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, जाइगोट इंट्रा, अरे सॉरी जिफ्ट नहीं बोलते बेटा इसको, इसको हम क्या बोलेंगे,
हाँ, जाइगोटिक, जाइगोटिक ही लिख लो, जाइगोटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या फुल फॉर्म आएगी इसकी, जिफ्ट की? जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। कि या तो वो जाइगोट स्टेज पे है या अप टू 8 सेल्ड स्टेज पे है। तो या तो अप टू 8 सेल्ड स्टेज है, या क्या है वो, एक अभी जाइगोट ही है। तो उसको उठा के आप कहाँ पे इम्प्लांट करवाओगे? इन दी फैलोपियन ट्यूब। उसको इम्प्लांटेशन नहीं बोलते, हम कहाँ पे इसको रखेंगे जाके, कहाँ प्लेस करेंगे? इन दी फैलोपियन ट्यूब। लेकिन अगर वो एम्ब्रियो हो गया है मोर देन 16 सेल्ड, तो अगर कंडीशन है मोर देन 16 सेल्ड, फिर क्या करोगे? या मोर देन 8 सेल्ड, हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हो कि 8 to 16 सेल वाले को तो फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बड़ा हो गया फिर वो कहाँ आ जाता है? नेचुरल कंडीशन भी याद करो, जाइगोट से 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड, मोरूला कंप्लीट। मोरूला फिर कहाँ आके गिर जाता है? धीरे धीरे वो मूव कर रहा है ना, क्लीवेज के साथ 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 मूव कर रहा है। कहाँ आ गया? इस्थमस। इस्थमस से फिर वो कहाँ ड्रॉप हो जाता है? इन दी यूटरस, यूटराइन कैविटी में आ जाता है। तो अब अगर वो मोर देन 16 सेल्ड है, मतलब अब वो ब्लास्टोसिस्ट बनने के लिए रेडी हो रहा है, तो इसका एक्चुअल प्लेस कहाँ है, कहाँ पे इसको रखना चाहिए? इन दी यूटरस। तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसको हम बोलते हैं बेटा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो आपने यहाँ पे एक तो आईवीएफ पढ़ ली, एक आपने ईटी पढ़ लिया, एक आपने जिफ्ट पढ़ लिया, एक आपने आईयूटी पढ़ लिया। ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, और इन एब्रीविएशन को कई बार एक्सपैंड भी करना आ जाता है। तो जिफ्ट क्या होता है? जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्यों? यूट्रस में ही तो रखोगे भाई, वो ब्लास्टोसिस्ट बनने वाला है, उसको फेलोपियन ट्यूब में रख के क्या करोगे? कुछ भी नहीं, फाड़ देगा फेलोपियन ट्यूब को, साइज बड़ा होना है अब उसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी एंड ट्यूब विल बस्ट। तो ये तो हो गया बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से ये जो जाइगोट या एम्ब्रियो या जो बेबी डेवलप होके बेबी जब बनेगा, इस बेबी को हम क्या बोल देते हैं? इट इज नोन एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या टेस्ट ट्यूब में बना है बेबी? नहीं नहीं, टेस्ट ट्यूब में नहीं पड़ा बेटा। सिमुलेटेड कंडीशन के अंदर एग और स्पर्म को हमने फ्यूज करवाया था। एक पैट्री डिश टाइप का, एक वॉच ग्लास टाइप की, पैट्री डिश टाइप की इतना सा ग्लास होता है, उसमें एग को और स्पर्म को, एग को रख दिया जाता है, उसके ऊपर स्पर्म डाल दिए जाते हैं। स्पर्म कहाँ से कलेक्ट किए? फादर से, या किसी डोनर से भी हो सकते हैं अगर फादर इंपॉर्टेंट है तो, या और कोई रीज़न है उसमें एजोस्पर्मिया है अगर स्पर्म बन ही नहीं रहे। तो स्पर्म लिए और एग के साथ आर्टिफिशियल कंडीशन में, लेकिन वो कंडीशन कैसी दी? बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वलेंट टू दी नेचुरल कंडीशन जैसी फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो वही टेम्परेचर, वही सब कुछ वहाँ प्रोवाइड किया गया। एग और स्पर्म की मीटिंग हो गई, फ्यूजन हो गया, मीटिंग नहीं बोलनी चाहिए, फ्यूज हो गए और जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट की में क्या स्टार्ट होगी? क्लीवेजेस। तो अप टू सेल स्टेज 8 सेल स्टेज तक ही अगर ये बना है तो इसको उठा के फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दो, वहाँ पे इसकी फर्दर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लेकिन ये काम सब पैरेलल होना चाहिए कि फीमेल का जो हार्मोनल लेवल है उस वक्त, हार्मोन्स के लेवल, उसकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं बॉडी की, वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। अगर वो एक्चुअल में नेचुरल 8 सेल्ड स्टेज का जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उस वक्त जो हार्मोनल लेवल्स होते हैं वो होने चाहिए। वो सब कुछ इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जो ट्रेंड प्रैक्टिशनर बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, उनको पता है। अगर कोई लेवल अप डाउन भी है तो उसको कैसे करेक्ट करना है। गॉट इट? तो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी, वन एंड दी सेम थिंग। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो बच्चा बनता है उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। उसके बाद आ जाइए आईसीएसआई। आर्ट्स तो वही है टेक्नोलॉजी, उसका दूसरा हमारे पास क्या आ गया टेक्निक? दैट इज इंट्रा, इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देखो नेम से आपको समझ आ गया होगा बेटा अभी तक। तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई, इसमें क्या करते हैं? किसी भी वजह से अगर स्पर्म, सपोज करो इमोटाइल है स्पर्म, मतलब कि जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोजूस्पर्मिया या टेरेटोजूस्पर्मिया है, मतलब उसका शक्लो सूरत, शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी में कुछ गड़बड़ है कि जो स्पर्म है, मतलब मेल में कोई दिक्कत नहीं है उसकी फिजियोलॉजी में, फंक्शनिंग भी ठीक किया, सब कुछ है, स्पर्म भाग भाग के वहाँ तक पहुँच भी गया, या तो उसकी मॉर्फोलॉजी
फॉल्टी है, या सपोज करो स्पर्म किसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग तक पहुंच ही नहीं पा रहा। इन दोनों कंडीशन में क्या करते हैं, स्पर्म को मेल से कलेक्ट किया और इधर से एग को निकाला गया फीमेल की बॉडी से, और अंडर लेबोरेटरी कंडीशन अंडर द माइक्रोस्कोप क्या किया गया, ये है एग, और स्पर्म को विद द हेल्प ऑफ अ नीडल डायरेक्टली एग के साइटोप्लाज्म के अंदर डाल दिया। एक नीडल की हेल्प से स्पर्म को डायरेक्टली यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। किसकी हेल्प से, इसको लिख देते हैं, एक लाइन में समझ आ जाएगा आपको। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड into the cytoplasm of egg with the help of a micro needle। बहुत पतली छोटी सी नीडल। एग कहाँ दिखता है, स्पर्म कहाँ दिखता है, अंडर दी माइक्रोस्कोप ही दिखेगा। तो अंडर दी माइक्रोस्कोप सोचो कितने प्रिसीशन से काम करना है। डायरेक्टली एग का साइटोप्लाज्म दिखना चाहिए, उसमें इंजेक्शन लगा दिया, और उस इंजेक्शन में दवा नहीं थी, क्या भरे हुए थे, स्पर्म। तो इंजेक्शन को, स्पर्म को वहाँ उसके साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ दिया। ये लो जी, आपके पास अगर किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिटी है, मतलब आपके पास अगर एंजाइम नहीं भी है, कोई बात नहीं, आपको लेयर्स तोड़नी नहीं है, ये लो हमने सीधा अंदर पहुंचा दिया। या आपके पास टेल ही नहीं थी, मोटिलिटी नहीं थी, तब भी हमने डायरेक्ट, ये लो आपको भागने की जरूरत ही नहीं, हमने सीधा एग के अंदर पहुंचा दिया। वहां जाके क्या कर जाएंगे, दोनों फ्यूज कर जाएंगे। इस टेक्निक को हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो कहाँ पे हेल्प करती है, अगर स्पर्म एस्थेनोजुओस्पर्मिया है, मतलब अगर मेल के अंदर, मतलब उसके जो स्पर्म है वो मोटाइल नहीं है, उस केस में भी कि स्पर्म तो पहुंच नहीं पाएगा एग तक, चलो हम ही पहुंचा देते हैं थ्रू इंजेक्शन। या दूसरा, उसके अंदर टेरेटोजूस्पर्मिया हो, मतलब मॉर्फोलॉजी ही ठीक नहीं है, सपोज करो उसके पास एक्रोजोम प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर ही तो सारे के सारे स्पर्म लाइसेंस होते हैं जो एग की मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं, कि स्पर्म में मोटिलिटी भी थी पर जाके एग के साथ वो फ्यूज ही नहीं कर पाया। क्यों, अरे मैं तो अपने एंजाइम घर ही भूल आया है ना। तो उन केस में भी, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद आ जाइए गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट इज दी, गिफ्ट क्या है, अब जैसे गिफ्ट को ना गिफ्ट से भी याद रखना, गिफ्ट ही है ये। गिफ्ट का मतलब है, पहले इसकी चलो फुल फॉर्म लिख लेते हैं। इट इज गैमीटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या है ये, गैमीट, या गैमीट लिख लीजिए, नॉट गैमीटिक, इट इज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस टेक्निक को हम बोलते हैं गिफ्ट। ये किसके लिए है, उन फीमेल के लिए एक गिफ्ट है जो फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या जिनके अंदर एग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फॉल्टी हैं, या उनके एग्स जो हैं मतलब किसी काम के नहीं हैं। तो इट इज़ रियली अ गिफ्ट फॉर अ वुमेन। कैसे गिफ्ट है, इसको सब 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 इसको पढ़ने का तरीका यही, याद रखने का तरीका ही यही है। ये गिफ्ट सिर्फ एक फीमेल के लिए है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करती है, दूसरी एक फीमेल जो है उससे वो एग ले सकती है। तो कोई एक फीमेल दूसरी फीमेल को अगर एग डोनेट कर दे तो एग जाके उसकी बॉडी के अंदर रख दिया जाता है, और वहाँ पे फिर वो डोनर से या अपने हस्बैंड के थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू स्पर्म वहाँ पे गया, और स्पर्म की क्या हो, स्पर्म और एग की क्या हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट हुई, और नॉर्मल बाकी का सारा प्रोसेस जो आगे होता है वो नॉर्मली हो गया। तो एग को लेके प्रॉब्लम थी यहाँ पे फीमेल में। तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, गैमीट क्या होता है, फीमेल गैमीट की बात हो रही है यहाँ पे, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट क्या होता है बेटा, ओवम, है ना। यहाँ पे क्या होता है, ओवम डोनेट कर सकती है, डोनेट किया जा सकता है, किसको, डोनेटेड टू अ वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस इट, जो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो किसी और फीमेल का ओवा, वो फीमेल, जैसे स्पर्म डोनेट हो जाते हैं ना, विकी डोनर मूवी सबने देखी होगी, तो वो क्या करता है, स्पर्म डोनेट करता है। ऐसे ही यहाँ पे ओवम भी डोनेट किया जा सकता है, लेकिन फीमेल फीमेल को ही कर सकती है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। या तो सीधा गैमीट ही जाके फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला के अंदर रख दिया गया, या दूसरा काम एक और हो सकता है, किसी फीमेल ने, है ना, अननोन फीमेल ने, नोन नहीं लिखना चाहिए, नोन तो होगी, फीमेल ने क्या डोनेट किया, डोनेटेड एग, फिर इस एग की फर्टिलाइजेशन हुई विद द स्पर्म।
ये स्पर्म कहाँ से आया, या तो हस्बैंड से आया, अगर हस्बैंड ठीक ठाक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर किसी डोनर से, है ना। वो स्पर्म का तो सोर्स वो डिपेंड करता है हस्बैंड की कंडीशन कैसी है। तो ये एग और स्पर्म जब जुड़ गए तो इनसे क्या बन गया, जाइगोट। तो इसमें दोनों काम हो सकते हैं, जिफ्ट भी किया जा सकता है या आईयू इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो इस तरह से भी, या तो डायरेक्टली एग को फैलोपियन ट्यूब में रख दो, या फिर क्या कर सकते हैं, वो जो एग लिया है उसको उसी के हस्बैंड के स्पर्म के साथ, क्योंकि सीमन कलेक्ट कर लिया जाता है हस्बैंड से, उस स्पर्म के साथ उसको आईवीएफ टेक्निक से, मतलब अंडर लेबोरेटरी कंडीशन दोनों को फ्यूज़ कराया जाता है। जब वो जाइगोट बन गया तो जिफ्ट से जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर से, या जब वो मोर देन 8 या 16 सेल्ड स्टेज का एम्ब्रियो बन चुका है तो डायरेक्टली उसको यूटरस में इम्प्लांट किया जा सकता है। ये सारी टेक्निक्स ना बेटा ह्यूमन बींग्स में तो चलो इनका मैं कहूँगी सक्सेस रेट जस्ट 20% है, लेकिन एनिमल्स में बहुत सुपर हिट है ये टेक्निक्स। उसके बाद आ जाइए AIT, इसको हम बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल, है ना। कितना नंबर आ गया हमारे पास पहली टेक्निक हमारे पास कौन सी थी, दिस वाज IVF नंबर 1। 2 हमारे पास आई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। 3rd हमारे पास आई गिफ्ट गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और 4 हमारे पास क्या आ गई, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसके नेम से ही आपको पता चल गया क्या, अगर मेल के अंदर सपोज करो इफ मेल, या तो उसमें है ओलिगोस्पर्मिया, या उसके अंदर है, सपोज करो आप कह सकते हो, या तो ओलिगोस्पर्मिया की बहुत कम स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, या वो मेल है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब समझते हो, लैक ऑफ इरेक्शन इन पेनिस, लैक ऑफ इरेक्शन इन पेनिस। तो पेनिस या बहुत लंबे टाइम तक अगर इरेक्ट हो भी रही है तो इरेक्शन को होल्ड नहीं कर पा रही है बहुत लंबे टाइम तक, तो इजैकुलेशन कैसे होगा इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या हो जाता है, स्पर्म या सीमेन ऑफ मेल इज कलेक्टेड, मेल का सीमेन कलेक्ट किया एंड आर्टिफिशियली with the help of a catheter or micropipette, कैथेटर या माइक्रोपिपेट की हेल्प से, आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ कैथेटर और माइक्रोपिपेट इंजेक्टेड इनटू फीमेल, सीमन कलेक्ट किया और उसको मेल के वेजाइना के अंदर डाल दिया गया। क्योंकि मेल की प्रॉब्लम क्या हो रही थी, एक तो सपोज उसकी पेनिस इरेक्ट ही नहीं हो रही थी, या इरेक्शन हो भी रही थी तो बहुत स्मॉल टाइम के लिए थी, इस केस में वो इजैकुलेट नहीं कर पाएगा। या दूसरा सब कुछ ओके था लेकिन वो जो सीमेन उसने प्रोड्यूस की वहाँ पे डिपॉजिट किया, उस सीमेन के अंदर स्पर्म ही ना के बराबर थे नंबर उनका, और जो थे भी वो सारे के सारे बेकार वाले थे, वो 60-40 वाला NCERT का फंडा उनमें नहीं था कि शक्लो सूरत भी अच्छी हो, उनमें मोटिलिटी भी हो, तो स्पर्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेल से सीमन इकट्ठा करेंगे, उस सीमन के अंदर सपोज करो 200-300 मिलियन स्पर्म होते हैं, उनमें से कुछ तो वेरी फ्यू तो ठीक होंगे ना, उनमें से कुछ भी ठीक हुए तो उन स्पर्म को पकड़ लिया गया और उन स्पर्म को मतलब बार बार इजैकुलेशन मल्टीपल टाइम सैंपल लिया गया, उस सैंपल को कॉन्सेंट्रेट किया गया, उसमें से जो अच्छे वाले स्पर्म्स थे उनको स्टोर करके उन स्पर्म्स को डायरेक्टली कहाँ डाल दिया गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। बस वहाँ से क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। अब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक भी बेटा दो तरह की होती है, एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड, एक होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। कई बार हस्बैंड की कंडीशन क्या है, एजूस्पर्मिया, कि स्पर्म बन ही नहीं रहे, फिर किधर से स्पर्म लाओगे, हस्बैंड तो दे नहीं सकता, देन यू विल बी रिक्वायरिंग अ डोनर, है ना। विकी डोनर मूवी पूरी इसी के ऊपर थी। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड, तो हस्बैंड से भी लिए जा सकते हैं स्पर्म,
और दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। अगर हस्बैंड के स्पर्म नहीं है काम के तो डोनर से भी स्पर्म की हेल्प ली जा सकती है, लेकिन बहुत सारे लीगल, एथिकल, सोशल, मोरल इश्यूज बन जाते हैं इन सब चीज़ों पे। तो काफ़ी सारे क्लॉज, काफ़ी सारे लॉज इन चीज़ों के लिए बने हुए हैं अब, है ना। इलीगली ये प्रोसेस नहीं होता, पूरा लीगल प्रोसेस है ये अगर डोनर बीच में आ रहा है तो, है ना। उसके लिए बहुत सारे हैं कि सबसे पहले तो जो कपल हैं दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ, डोनर भी जो है और जो लेने वाले भी हैं मैरिड होने चाहिए, है ना। और कोई भी जो है गवर्नमेंट उनको किसी भी तरह का ट्रेजर से या, चलो ये चीज़ें आपके हैं नहीं तो इनको फालतू डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पे विराम लगाते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक किस केस में की जाती है, जहाँ पे फीमेल ऑल ओके है लेकिन मेल के सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी है। उसके बाद बेटा लास्ट आ जाती है सरोगेसी, और सरोगेसी के बारे में आपने सुना हुआ है, सुपरहिट केस आपके पास है शाहरुख खान का जो सबसे छोटा बेटा है, आई थिंक इब्राहिम, क्या नेम है, अब्राम, है ना, वो सरोगेसी से ही पैदा हुआ है। क्या होती है सरोगेसी? सरोगेसी में बेटा मदर और ये है फादर। मदर से क्या आया बेटा? एग। फादर से क्या आया? स्पर्म, है ना। तो एग और स्पर्म का क्या हो गया? फ्यूजन, इससे बन गया जाइगोट। इस जाइगोट को यहाँ से निकाल लिया गया, है ना, इसको यहाँ से रिमूव किया गया। जाइगोट है ये थोड़ा सा, और अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट हो गई है, इसको यहाँ से रिमूव किया गया एंड ट्रांसप्लांटेड इन अनदर फीमेल, किसी दूसरी फीमेल की बॉडी के अंदर डाल दिया गया कि भाई अब इसकी फर्दर जो डेवलपमेंट होगी वो किसी और की बॉडी में होगी। मम्मी और पापा का, अब देखो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं आई, एक्चुअल मदर और एक्चुअल फादर का एग और स्पर्म है, उनके एक्चुअल गैमीट है, सिर्फ क्या है उसका जो ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा, बस नरिशमेंट कि एक तरह की नर्सिंग का काम, वो जो अलग मदर है ना, जो इन्होंने किराए पे एक तरह से मदर ली है, जिसका फेवर लिया है, इस मदर को, ये वाली जो फीमेल है इसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर। बस ये क्या करेगी, ये सरोगेट मदर एक तरह का क्या है, कैरियर है फॉर न्यूट्रिशन। बस उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, उसकी डेवलपमेंट कराएगी, ग्रोथ करवाएगी डिलीवरी के बाद, क्योंकि बच्चा इन दोनों से बिलोंग करता था, इन्हीं का ही है। उसने सिर्फ क्या किया, उसको अपने वूम के अंदर रखा और उसकी डेवलपमेंट करवाई। इसको हम बोलते हैं सरोगेसी। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि एग और स्पर्म मदर फादर से है, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कई बार मदर एग भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो ये एग भी कहीं से अपनी मन चाही फीमेल कि हाँ इसका एग होना चाहिए या इसके जीन्स आने चाहिए, तो वो किसी से भी एग, मतलब एग डोनर सिलेक्ट किया जा सकता है और फादर के स्पर्म आ गए, और उससे भी क्या हुआ, आईवीएफ के अंदर जाइगोट जिफ्ट से या आईयूटी से, ये है सरोगेटेड मदर के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये सभी केसेस पॉसिबल हैं क्योंकि ये टेक्निक्स हमारे हाथ में है। तो ये सारा का सारा है बेटा सरोगेसी। तो सरोगेसी में ये जो सरोगेट मदर है, इट इज़ जस्ट एक्टिंग एज अ कैरियर। सरोगेसी कैरियर की तरह सिर्फ ये काम कर रही है यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं है। ये इस काम के लिए जो भी डील हुई है, जो भी हुआ है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो मदर और फादर, समझ आ गया। तो सिर्फ अब यहाँ पे क्या है, या तो मदर विलिंगनेस से ही चाहती नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कि मैं इस प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स कैरी करूँ, या कई बार क्या होता है कुछ मदर की मजबूरी भी होती है कि उनका यूटेरस या उनका पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना हेल्दी नहीं है या इतना कैपेबल नहीं है कि वो पूरे 9 मंथ उस जेस्टेशन को कैरी कर पाएँ, है ना। मे बी एबॉर्शन हो जाता हो कि हाँ कंसीव हो गया, जाइगोट बन गया, मतलब फर्टिलाइजेशन होगी, इम्प्लांटेशन जब हुई अपने आप एबॉर्ट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, कई लोग का यूटेरस वीक है या किसी और तरीके की कॉम्प्लिकेशन है, हार्मोन से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो वहाँ पे सरोगेट मदर की हेल्प ली जा सकती है। तो बेटा ये इतनी सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आज के टाइम में साइंस ने हमारे हाथ में दी हैं, जिनका हमें यूज़ करना चाहिए, लोगों को इन चीज़ों के लिए अवेयर करवाना चाहिए। तो इनफर्टिलिटी कैन बी रिवर्स्ड, बट चांसेस आर आई मस्ट से 20% इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन एनिमल्स में ये चल रहा है सारा काम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।